हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एग्जाम व्यू पे जो दे आपके सपनों को उड़ान। आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि हिस्ट्री होता क्या है। व्हाट डू मीन बाय हिस्ट्री। हिस्ट्री वर्ड आया कहाँ से? सबसे पहले हिस्ट्री वर्ड आया था यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से, जिसका मतलब था शोध से प्राप्त ज्ञान। शोध से प्राप्त ज्ञान का मतलब होता है किसी भी वस्तु पे शोध करना और उससे जानकारियाँ जुटा के अपने ज्ञान में वृद्धि करना, उसे बोलते हैं शोध से प्राप्त ज्ञान। विभिन्न विभिन्न जगहों से हमें जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जहाँ से हमें भारत के इतिहास के बारे में पता चला है। और हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले यूज यूनान के जो प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस थे, उन्होंने अपनी बुक द हिस्ट्रीज में किया था। द हिस्ट्रीज बुक लिखी गई थी यूनान के प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का यानी कि हिस्ट्री का फादर भी कहा जाता है, इतिहास का पिता भी कहा जाता है। हम सोचेंगे कि इतिहास की जानकारी हमें मिलती कहाँ से है। प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हमें अलग अलग जगहों से, जैसे बहुत सारी जगह भीमबेटका की गुफाएं हुई, एलोरा की गुफाएं हैं, या तमिलनाडु में बने मंदिरों में सांची का स्तूप, हम्पी, या फिर हड़प्पा जैसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स, उनसे हमें भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। लेकिन ये जो सोर्सेज हैं या स्रोत हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है, भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है, इनको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले होता है पुरातात्विक स्रोत, उसके बाद होते हैं साहित्यिक स्रोत यानी कि लिटरेचर सोर्सेज, और उसके बाद होते हैं विदेशी स्रोत। सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत में क्या होता है? पुरातात्विक स्रोत को फर्दर डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में। अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शंस, जो भी राजा अपने टाइम पे आए हैं उन्होंने अलग अलग जगहों पे इंस्क्रिप्शंस करवाए हैं, यानी कि इंस्क्रिप्शन मतलब होता है खुदाई से या फिर किसी तरह के पत्तों पे, या जो उस समय बुर्ज टाइम पे जो बुर्ज के पत्ते यूज किए जाते थे उनके ऊपर लिख के अपने विचारों को दूसरों के सामने या दूसरों से साझा जो किया गया था, उन्हें इंस्क्रिप्शन कहा गया था। जैसे कि महान चक्रवर्ती राजा अशोका ने अपने समय में अपने धर्म का प्रसार करने के लिए अलग अलग जगहों पे इंस्क्रिप्शंस करवाए थे। दूसरा नंबर होता है सिक्के। सिक्कों से हमें कैसे पता चलता है? वैसे तो हम अगर किसी कॉइन को देखें तो उसके ऊपर कोई इंस्क्रिप्शन तो नहीं लिखा जा सकता, लेकिन हाँ किसी भी जिस भी समय के राजाओं ने अपने समय के जब भी सिक्के प्रकाशित किए थे, या उस समय के राजा ने उन सिक्कों पे या तो अपनी मूर्तियां या अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कुछ डिजाइन्स बनवाए थे, तो सिक्कों से हमें उस समय के राजाओं के बारे में पता चलता है। और उसके बाद होता है, सिक्कों के बाद जितनी भी मूर्तियां या आर्कियोलॉजिकल साइट्स हमें मिली हैं, भारत के प्राचीन मंदिर जिनसे भारत की प्राचीन वास्तुकला के बारे में पता चलता है, वो सब आता है। साहित्यिक स्रोत में 2 टाइप होते हैं, जैसे धार्मिक साहित्य और एक गैर धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में जो हमारे भारत के प्राचीन वेद पुराण जितने भी आए हैं उनको धार्मिक साहित्य में रखा गया है, और गैर धार्मिक साहित्य में किसी भी राजा के समय की उनकी बिब्लियोग्राफी लिखी गई, जैसे अकबर की अकबरनामा, और उससे हमें अकबर के बारे में या अकबर की जीवन शैली के बारे में पता चलता है, उन्हें गैर धार्मिक साहित्य कहा जाता है। साहित्यिक स्रोतों के बाद आते हैं विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत क्या होते हैं? जिस भी राजा के समय बाहर से जो भी विदेशों से जो भी लोग आके हमारे देश में, देश के राजाओं के उनके कोर्ट्स में उनका रहना,
हमारे देश में कुछ दिन रह के वापस जाके उन्होंने अपनी पुस्तकों में जो भी विवरण हमारे देश के बारे में, हमारे देश के राजा के बारे में, यहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में लिखा है, उन्हें हम विदेशी स्रोत कहते हैं। जैसे कुछ रोम और यूनान के लेखक आए थे, चीन के लेखक ह्वान सेंग आए थे, अरब के लेखक आए थे, इब्न बतूता मोस्ट फेमस, जिन्होंने अपनी पुस्तक में भारत के इतिहास के बारे में लिखा था। उसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं कि पुरातात्विक स्रोतों से हमें किस तरह से लोगों के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। पुरातात्विक स्रोतों का संबंध मेनली तो जो अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शंस होते हैं, सिक्के होते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स होते हैं, कोई स्मारक है, भवन है, मूर्तियाँ हैं, या जितनी भी चित्रकला हमें मिलती हैं वो तात्विक स्रोत यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आते हैं। इन सोर्सों से हमें लोगों के रहन सहन, कला, जीवन शैली और उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है कि उस समय लोग किस तरह से रहते थे, किस तरह की वो कला करते थे, किस तरह से वो अपने आजीविका के लिए वर्क करते थे। और इन सब का अध्ययन करने वाले जो अन्वेषक होते हैं उनको हम पुरातात्विक कहते हैं, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंस्क्रिप्शंस के जो कि हमारे वेदों के हैं, ये संस्कृत में लिखे गए हैं। उसके बाद सबसे पहले आते हैं इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस का अध्ययन जो लोग करते हैं उनको पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। पुरालेख शास्त्र इंस्क्रिप्शन से सबसे पहले तो हमें उस समय की लिपि के बारे में पता चलता है कि लोग किस तरह की भाषा यूज करते थे, और इन्हीं इंस्क्रिप्शंस को रीड करने को एपिग्राफी कहा जाता है। एपिग्राफी भारत के इतिहास में आज तक लगभग सभी इंस्क्रिप्शंस को पढ़ लिया गया है, लेकिन एक इंस्क्रिप्शन ऐसा है जिसको आज तक नहीं पढ़ा गया है, जो कि 2500 ईसा पूर्व से समय का है, यानी कि उसके समकालीन है। और उस 2500 ईसा पूर्व के समय सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे कि हम जानते हैं, अपने चरम सीमा पर थी। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें जो भी लिपि या जो भी चित्र और जो डिजाइन्स उनके वहाँ पे बनाए गए थे उनको आज तक रिकॉर्ड नहीं किया गया है। आज तक अननोन लिखावट रही है वो, जिसे आज तक किसी भी इंसान के द्वारा पढ़ा नहीं गया है, समझा नहीं गया है। और संस्कृत जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं उसमें सबसे पहले सबसे स्ट्रिक्ट प्रमाण हमें जूनागढ़ के अभिलेखों से मिलता है, जहाँ पे संस्कृत भाषा में लिखा गया था, जो कि 150 ईस्वी पूर्व में जो शक सम्राट थे रुद्रमन उनके द्वारा बनवाए गए थे। रुद्रमन का शासन लगभग उन्हीं के बारे में हमें वहाँ से पता चलता है, रुद्रमन शासक के बारे में, जो 135 ईस्वी से 150 ईस्वी के बीच रहा था। ये कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे यहाँ कॉइन्स पे अलग अलग राजाओं ने अपने या तो चित्र बनवाए थे या फिर किसी तरह की मोहर यूज की थी, यानी कि साइन, जो उनके टाइम पे बहुत फेमस रहे होंगे। सिक्कों से हमें किस तरह की जानकारी मिलती है? जो भी प्राचीन, वैसे तो एंशियंट टाइम यानी कि प्राचीन काल में जब लोग लेन देन करते थे तो वो विनिमय व्यवस्था यानी कि बैटर सिस्टम, जो क्या होती है, किसी भी वस्तु के ऑपोजिट में कोई वस्तु देना, यानी कि अगर आप अपने लिए कोई सामान ले रहे हैं तो उसके बदले में गेहूं दे देना, या फिर कोई खाने पीने की वस्तु उन्हें दे देना, कपड़ा दे देना, या कॉटन तो जैसे कि हमें हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम से ही हमें कॉटन के अवशेष तो मिलते ही आए हैं, यानी कि उस समय से कॉटन का यूज तो था ही। कॉटन का लेन देन करना यानी कि कपास का, लेकिन धीरे धीरे लोगों जितने भी राजा आए और
या धीरे धीरे जो संस्कृति में बदलाव आए समय के साथ, तो लोगों ने सिक्कों का यूज किया, यानी कि धातुओं से बनी जो सिक्के होते थे, जैसे सोना, तांबा, चांदी आदि से निर्मित जो सिक्के होते थे, उनका धीरे धीरे यूज होने लगा, वो प्रचलन में ज़्यादा आने लगा। प्राचीन भारतीय सिक्कों में एक विशेषता ये पाई जाती है कि इनके ऊपर कोई अभिलेख नहीं पाए गए, यानी किस तरह की लिखावट या कोई कुछ तरह से लिखा हुआ नहीं मिला। जो आमतौर पर प्राचीन सिक्के हमने देखने को मिलते थे, या तो किसी राजा के चित्र उनके ऊपर कृत किए जाते थे, या फिर कोई उस समय के राजा की प्रसिद्ध चिन्ह, जो एक तरह से हम मोहर कह सकते हैं उस साम्राज्य संस्कृति का, वो कृत किया जाता था। इस प्रकार के जो सिक्के होते थे उनको हम आहत सिक्के कहते हैं। आहत सिक्कों में सबसे प्राचीन भंडार हमें उत्तर प्रदेश के मगध साम्राज्य से मिलते हैं। जैसे कि मगध हम जानते हैं एक बहुत बड़ा ही मगध साम्राज्य रहा है, जिसका संबंध चक्रवर्ती राजा अशोक से भी रहा है। सबसे पहले चंद्रगुप्त का आना मगध में, और ऐसे से बहुत बड़ा साम्राज्य मगध, जहाँ से हमें बहुत सारे आहत सिक्कों का भंडार मिला। उसके बाद भारत में धीरे धीरे जो शासकों का आक्रमण हुआ, जिन शासकों ने भारत पे इन्वेंशन किया, उनके द्वारा भारत पे विजय प्राप्त करना, और उनके द्वारा जितने भी सिक्के प्रकाशित किए गए, या उन सिक्कों को लगभग कहते हैं कि स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने स्टार्ट की थी। जो हिंद यूनानी शासक उन्होंने भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं स्टार्ट की थी। इन शासकों ने सिक्कों के निर्माण में जो प्रोसेस या विधि यूज की थी, उसे डाई विधि कहा जाता है। जो कुषाण शासक थे, जिन्होंने मिडल या फिर सेंट्रल इंडिया के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित किया था, उन कुषाण शासकों ने स्वर्ण मुद्राएं प्रकाशित की थी, वो सबसे शुद्ध मानी जाती हैं। जैसे कि हम जानते हैं सोने की शुद्ध जो प्रकार होती है 24 कैरेट, बिल्कुल ही शुद्ध माना जाता है। तो उन शासकों ने जो सोना था उसका बिल्कुल शुद्ध जो टाइप था उसको यूज किया था। और उसके बाद जो गुप्त शासक आए थे, कुषाण शासकों के बाद जो गुप्त वंश आया था, उस समय के शासकों ने जो स्वर्ण मुद्राएं प्रकाशित की थी वो सबसे ज्यादा गुप्त शासकों ने की थी। और सिमिलरली सातवाहन शासक जो थे, उन्होंने शीशे की यानी कि लेड की मुद्राएं जारी की थी। अब हम कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ये साइट है, अलग अलग साइट से जो खुदाई करके भांड मिले हैं। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ मूर्तियां हैं, यहाँ पे भी कुछ मूर्तियां हैं। ये हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड साइट या चित्रकला, जो भी समय के लोग उस समय पे जिस तरह से चित्रकारी करते थे, लोगों की जीवन शैली को दर्शाते थे, ये जिनसे हमें भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। प्राचीन भारत की जानकारी के लिए हमें और भी चीज़ें, जैसे सिर्फ सिक्के और इंस्क्रिप्शन ही काफ़ी नहीं है, लेकिन हाँ, ये तो कह सकते हैं कि इंस्क्रिप्शन और सिक्कों से हमें काफ़ी सटीक जानकारियाँ तो मिली हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो एंशिएंट इंडिया और प्राचीन भारत है, उसके बारे में हमें और भी उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन भारत में बनाई गई इमारतें, मंदिर, स्मारक और जो मूर्तियां या मिट्टी के बर्तन, हमें चित्रकला जैसी चीज़ें जो हमें उन जगहों से मिली हैं, उनसे हम प्राचीन भारत के बारे में और ज़्यादा जानकारियां जुटा सकते थे। प्राचीन भारत की जानकारी के संबंध में स्मारक सबसे महत्वपूर्ण आए हैं। इन स्मारकों को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं देसी स्मारक और एक होते हैं विदेशी स्मारक। देसी स्मारकों में जैसे हड़प्पा की साइट, इंडस सिविलाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी साइट्स आई हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रात की घड़ी, कालीबंगन, लोथल को तो जैसे हड़प्पा का
बंदरगाह कहा गया है। और नालंदा यूनिवर्सिटी, हस्तिनापुर जैसी जगहें हमारे देशी स्मारकों में आते हैं। और जो विदेशी स्मारक हैं, जो विदेशों में जो स्मारक बनाए गए थे जिनमें हमें भारत की संस्कृति की झलक आती है, जैसे कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, इंडोनेशिया में जावा का बोबर बुद्ध मंदिर, और बाली जैसे देशों से प्राप्त हमें भारत की संस्कृति से रिलेटेड मूर्तियाँ, उनसे हमें प्राचीन भारत की काफ़ी अधिक जानकारियाँ मिलती हैं। बोर्निया के जो मकरान से प्राप्त मूर्तियाँ हैं उनमें डेट या तिथि भी अंकित की गई थी, जिससे हमें उस समय की या उस यानी कि वो साम्राज्य, जो बोर्निया में जो भी साम्राज्य उस समय पे रहा होगा, उसका कार्यकाल के बारे में भी हमें आसानी से पता चलता है। उसके बाद जो भारत में अलग अलग साइट्स आई हैं, अलग अलग धर्मों का विकास होता गया है सिंधु सभ्यता के बाद, जिसमें बहुत सारी मूर्तियाँ और मूर्ति बनाने की कलाएं, चित्रकला विकसित हुई थी। उनसे भी हमें भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं। प्राचीन भारत में जैसे सारनाथ आया, भरहुत हुआ, बोध गया और अमरावती की जो मूर्ति कला है वो बहुत ही मुख्य केंद्र रहे हैं। भिन्न विभिन्न मूर्ति शैलियों में बहुत सी जो कलाएं हैं वो प्रसिद्ध हैं, जैसे गांधार कला, मथुरा कला, और जितनी भी आर्कियोलॉजिकल, जैसे मेनली हम एग्जाम्पल लेते हैं हड़प्पा आर्कियोलॉजिकल साइट का, जहाँ से हमें मृत भांड मिले हैं। मृत भांड होते हैं मिट्टी के बर्तन। मृत भांड मतलब होता है बर्तन, और मृद मतलब यानी मृदा, मिट्टी। मृत भांड होते हैं मिट्टी के बर्तन। तो मृत भांडों से भी हमें भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है, जैसे कि सिंधु घाटी यानी इंडस सिविलाइजेशन के समय लाल मृद भांड यानी कि लाल मिट्टी के बर्तनों का यूज किया जाता था। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जब वैदिक काल आया तो उस समय जो चित्रित धूसर मृत भांड होते थे, यानी कि जो मृत भांडों के ऊपर जो चित्र बनाए जाते थे वो, और मौर्य काल में काले पॉलिश वाली यानी काले रंग के मृत भांडों का यूज किया जाता था। तो मृत भांडों से भी हमें भारत के एंशियंट हिस्ट्री या भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। चित्रकला में सबसे महत्वपूर्ण हमारे देश में रहा है भीमबेटका की गुफाएं, जो कि आज से 30,000 साल पुरानी हैं। और इन गुफाओं का संबंध जो पुरापाषाण युग है उनसे किया जाता है, यानी कि जिस समय इंसान सिर्फ पत्थरों के औजारों का यूज करता था, सिर्फ शिकार करता था और संग्रह करता था, उस समय इंसान किसी तरह की फार्मिंग नहीं करता था। भीमबेटका की गुफाओं को जिन्होंने खोजा था, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था विष्णु श्रीधर बाकर। विष्णु श्रीधर बाकर जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस साइट को खोजा था। भीमबेटका एक्चुअल में है कहाँ? भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में ये मध्य प्रदेश के जो फॉरेस्ट थे वहाँ पे जब विष्णु श्रीधर भाकर एक आर्कियोलॉजिस्ट साइट खोज में निकले थे तो उन्हें वहाँ के जंगलों में ये भीमबेटका की गुफाएं मिली थी, जिसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर भी घोषित किया गया है। तो इस तरह से हमें अलग अलग जो सोर्सेज थे उनसे हमें भारत के इतिहास के बारे में, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थे भारत के इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। सो थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।